यह जो है हम ह्यूमस कैसे प्राप्त करेंगे? हरी खाद अपनाइए, गोबर की खाद जो भी हमारा अच्छा इजाद है आप बाद है उसमें सड़ाइए, तब जाकर के ह्यूमस मिलेगा। हमें ह्यूमस जब मिलेगा तो सारे फर्टिलाइजर काम करेंगे, हमारी ज़मीन अच्छी होगी, उपज बहुत अच्छी होगी। तो ह्यूमस की कमी होती जा रही है आजमगढ़ की ज़मीन में ह्यूमस की बहुत कमी हो रही है। 0.1% हो गया, 0.8% होना चाहिए। तो ह्यूमस की कमी को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आप ये हरी खाद खैंचा बोइए, मूंग बोइए, उड़द बोइए, मूंग उड़द बो करके और तोड़ करके उसको उलट दीजिए, पानी निकाल मतलब खेत में सड़ा दीजिए तो अच्छा होगा। इस तरह से हम खेती करें बढ़िया बढ़िया। इस तरह से अच्छा कुर्सी खाली का है। उससे क्या मतलब? उससे कोई मतलब नहीं। हेलो हेलो, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि इस तरह से हम खेती करें, क्योंकि हमारी खेती जो है, खेत हर वर्ष कुछ न कुछ कम होता जा रहा है। गांव का खेती योग्य जमीन जो है कम होती जा रही है। और जल, जमीन, जंगल, जानवर, जल, जमीन, जंगल, जानवर, ये चार चीज़ें जब उपलब्ध कायदे से रहती थी हमारी खेती बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज जल की कमी, पानी भगता जा रहा है नीचे निश्चित रूप से, तो जल की कमी हो गई। बिना जल के हम नहीं जिंदा रह सकते, तो कोई चीज़ नहीं रहेगा। जल की कमी हो गई। जल, जमीन, हमारी ज़मीन, गांव की ज़मीन जो है हर साल कम होती जा रही है। अलग अलग हो जा रहे हैं, घर बन जा रहे हैं, तो ज़मीन की कमी हो गई। जल, जमीन, जंगल, जंगल रहता था, पेड़ पौधे रहते थे, बरसात समय से होती थी, जंगल कटते गए और जंगली जानवर जंगल में रहते थे। और कभी भूल करके चले आते थे हम लोग के गांव में, तो थोड़ा हुक्कार देते तो भाग जाते थे। अब उनका घर खत्म हो गया, तो घर खत्म हो जाएगा, किसी के कहाँ जाएंगे? अब गांव में आ रहे हैं, घर खत्म हुआ तो गांव में घूम रहे हैं, कहाँ जाएं? अब तो बैलों जो हमारे पशु हैं उनके साथ चलने लगे, है ना? और कुत्ते जाते हैं जब, तो वह खड़े हो जाते हैं, कुत्ते पीछे हट जाते हैं। हम आप भी अगर डंडा लेकर जाओ, खड़े हो गए तो आप भी पीछे हो जाएंगे। तो क्योंकि जंगल खत्म हो गया, जंगली जानवर भी हमारे अटैक कर रहे हैं, जमीन कम हो गई, पानी कम हो गया, जल, जमीन, जंगल, जानवर, जानवर की पूछना नहीं। मैं अपने गांव में पूछ रहा था, अगल बगल कहीं एक जोड़ी बैल मिल जाए तो मूंग की बुआई में कर लाइन से, लेकिन पता लगा कि कई गांव में कहीं भी एक बैल की जोड़ी, एक जोड़ी नहीं बनी। कि कैसे हम कैसे मूंग की बुआई करें? क्योंकि गर्मी में मूंग की बुआई निश्चित रूप से नीचे करना पड़ेगा, छींटेंगे तो बड़ी जल्दी सूख जाएगा और जर्मिनेशन नहीं होगी। तो जानवर हमें रखना पड़ेगा, जानवर रख करके हम अपनी खेत को उपजाऊ बना सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं, तभी होगा। हमें कुछ जानवर पालना पड़ेगा। कोशिश करिए देसी गाय पालने की। देसी गाय में जो तत्व है, चाहे दूध में, चाहे उसके गोबर में, चाहे उसके पेशाब में, उस गाय में नहीं है जो हम लोग आज, उसमें बहुत तत्व है देसी गाय में, इतने नहीं है। देखिए बकरी जो है, जब आपका बहुत हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट कम हो जाती है तो बताते हैं डॉक्टर कि कहीं बकरी का दूध पीजिए बढ़ जाएगा, हैं? तो बल्कि मिल रहा, दवा भी मिल रही है, उस पर लिखा है कि बकरी का दूध का उसमें है। तो बकरी के दूध कितना फायदेमंद है, हमारे देसी गाय का दूध कितना फायदा। इसमें जो है हमारे तत्व में कुछ कमी है। लेकिन अगर हम सब वही खोजने लगे तो हम दूध ही नहीं पाएंगे, दूध ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बकरी का दूध, अरे ये गाय हमारी उतना दूध नहीं देती जितना ये देती, क्योंकि जनसंख्या बढ़े तो कहाँ से दूध भी नहीं मिल पाएगा, चाय भी नहीं मिलेगी। अगर तो ठीक है, कोशिश करिए कि कुछ गाय अपना देसी रखिए, उसी से दवा बनेगी, उसके पेशाब से दवा बनेगी, उसके गोबर से दवा बनेगी। एक पेड़ नीम का पौधा, 2 पेड़ लगा दीजिए, उसकी पत्ती को उबाल करके और आप दवा छिड़काव खेत में कर दीजिए, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, खाएगा ही नहीं और कुछ किसी को नुकसान नहीं। उसके निमौली को पीस करके घोल करके छिड़क दीजिए, कोई नुकसान नहीं, कोई कीड़ा नहीं खाएगा। तो इस तरह से हमें प्रबंध करना है। पोखरा जैसा डॉक्टर साहब बताए कि पोखर छोट अगर सिंचाई साधन है पोखरा बना दीजिए, उसके बगल में आप जो है पशुपालन भी करिए। पर दूध की कमी कभी भी ऐसा नहीं है कि दूध ज़्यादा हो बहुत सस्ता मिले, होगा ऐसा नहीं। तो दूध का व्यापार करिए, अच्छा पैसा मिलेगा।
अंडा 12 महीना आप खा रहे थे। पहले जाड़े ओड़े में खाते थे कभी, अब 12 महीना अंडा आमलेट खा रहे हैं। तो उसका भी व्यापार करिए, अंडा निश्चित रूप से पैसा अच्छा देगा। तो इस तरह से करिए आप खेती कि जिससे हम आगे बढ़ें। किस तरह से हम काम करें, कम से कम पैसा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करें, तभी हम हमारा कल्याण। तकनीकी ढंग अपनाएं, पुराना मत अपनाएं, तकनीकी ढंग अपना करके ही हम अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं और सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ हो गए, खेती कैसे स्वस्थ होगी? तो हमको हर हाल में जो तकनीकी बजाई जाती है उसके अनुसार। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। खेती के बारे में कोई प्रश्न हो तो देखिए, मैं मूंग बोआई 2-4 दिन में हमारा मूंग हो जाएगा। पानी भर गया, 2-4 दिन में बोआई हमारी भरसड़ा में है। वर्षा की बात छोड़िए सर। सर एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है जिसके पास ये बैल भी है, सहयोगी कृषक भी है यहाँ के, गुलाब मौर्य। खड़े हो जाइए भाई। बहुत बड़ी चीज, बहुत बढ़िया चीज है भाई। चपड़ी कीजिए आप लोग कि देखिए कितना बढ़िया भरसड़ा में है। पाठक भरसड़ा में किसमें? अच्छा, आई माँ। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहीं कम से कम एक गांव में 2-3 जोड़ी बैल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं आप महाराष्ट्र में चल जाइए, महाराष्ट्र गुजरात कहीं जाइए तो छिटवा नहीं मिलेगा, कोई चीज़ छिटवा नहीं मिलेगा, सब लाइन से मिलेगा। अपने यहाँ हर चीज छिटवा, हर चीज छीट करके तो हम नुकसान में आते हैं। वही तरह पहले हम लोग कुछ वैज्ञानिक करते थे, अब वैज्ञानिक जितना हम लोग बताते हैं वैसे अवैज्ञानिक करते थे। सिंचाई, अरे गेहूँ छींट दिए, कहा जाता लाइन से बोइए, खाद नीचे जाए, खाद ऊपर जा रही है, तो सिंचाई 5 तो करिए, सिंचाई 2 तो करेंगे, कहेंगे उपज हमारी कम हुई। अरे भाई क्यों नहीं उपज कम होगी? हम इस तरह से वैज्ञानिक करें, निश्चित रूप से उपज अच्छी होगी, क्यों नहीं होगी? अब जैसे हाइब्रिड सरसों है, सरसों हाइब्रिड जो है 40 ग्राम, हाँ सुनिए, हाइब्रिड सरसों बहुत अच्छी आ गई है। 40 ग्राम प्रति बीसा, एक बीसा में 40 ग्राम, बस इससे अधिक नहीं। सरसों अगर ज़्यादा छीट दिए तो पतली पतली हो जाएगी, उपज बहुत मारी जाती है। 40 ग्राम से ऊपर मत करिए, देखिए सरसों कितना आता है। और हाइब्रिड में है, पॉइनियर का है, पॉइनियर 45 या 46 है, बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी उपज। तो देखिए प्रजात का भी असर है, प्रजात का चयन करिए। समय का सबसे बड़ा, समय से अगर सरसों नहीं बोए आप तो निश्चित रूप से फरवरी के महीने में माहौल लगेगा, तो उसका भी प्रयोग करिए। तो खेती थोड़ा सा वैज्ञानिक करिए आप सारे लोग। अरे अब खेत कम हो जा रहा, अब तो बहुत अधिक नहीं खेत रह गया, अलग भी लोग हो जा रहे हैं, खेत कम हो जा रहा सबके पास। तो खेत को वैज्ञानिक तरीका से, जैसे डॉक्टर साहब बताए, इस तरह करिएगा तो निश्चित उपज अच्छी। और कुछ पूछना हो खेती के बारे में तो पूछिए जी। नीलगाह के लिए फेंसिंग कराइए निश्चित। और अगर किसी जरूरत होगी फेंसिंग कैसे किया जाए, कैसे क्या खर्च आता है, तो हम मोबाइल नंबर दे देंगे बाद में। हमारे मोबाइल को पूछ लीजिएगा तो मैं नंबर दे दूँगा, ठीक है? उनका नंबर दे दूँगा और उनसे संपर्क करिए तो आपकी फेंसिंग तार, चारों तार, हम बिजकुआ का लोहा का खंभा लगा करके उसमें सीमेंट का तारों 4 या 5 तार लगा देते, एक भी जानवर छूटे। हाँ, अब है कि थोड़ा खर्चा महंगा रहेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे लोग या सारे किसान भी करें कि हमको अनुदान दिया जाए। अगर 50% अनुदान और अनुदान छोड़ दीजिए, खत्म करके इस पर केवल फेंसिंग पर दे दिया है तो हमारी उपज अपने आप बढ़ेगी। पशु नहीं खाएंगे, किसान नहीं खाएंगे, हमारी उपज अपने आप, हम लोग सोचेंगे बढ़िया बढ़िया ले लें, क्या ले लें, तो निश्चित रूप से उपज बढ़ेगी। तो फेंसिंग के लिए सारे लोग कोशिश करिए, लिख करके प्रधान लोग दें कि इस पर हमको अनुदान सरकार दे तो हमारी उपज बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? और कोई समस्या हो बताइए, तो मैं डॉक्टर साहब से
नहीं कोई समस्या। अब देखिए इस बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब इस योजना के हेड यही है जिले पर, तो आप डॉक्टर साहब इस हमारे कृषि विभाग के आयोजित कार्यक्रम में आए समस्त किसान भाइयों, हमारे मंच पे हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव चौबे, हमारे पूर्व अधिकारी श्री एल.वी. सिंह जी, सहायक विकास अधिकारी कृषि, और हमारे 2 विशिष्ट अतिथि आज आए हैं, और एक राकेश कुमार पांडे जी आप हैं। आप इसी जनपद के रहने वाले हैं। आप शैक्षिक योग्यता और पेशे से, कृषि से आपका कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से पता नहीं कहाँ से आप प्रेरित हुए हैं, और इस क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि कई महापुरुष इस देश में रहे हैं जो अपने जिस क्षेत्र में उनकी शैक्षिक योग्यता थी उस क्षेत्र में काम न करके दूसरे क्षेत्र में वे प्रेरणा से कार्य करने के लिए अग्रसर हुए। ऐसे व्यक्तियों में से आप हैं। आप शैक्षिक योग्यता के हिसाब से आप पेशे से एरोनॉटिक इंजीनियर हैं। एरोनॉटिक इंजीनियर मतलब हवाई जहाज़ के इंजीनियर हैं, और सैकड़ों देश की यात्रा आप कर चुके हैं उस क्षेत्र में काम करते हुए, और अब प्रेरित होकर के कृषि के क्षेत्र में जहर मुक्त खेती की जा सके, इस क्षेत्र में आप स्वतः प्रेरणा से लगे हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज आप हमारे बीच में हैं। आपके साथ आपका अच्छा आप डीएम सिंह जी हैं? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे आप कार्यक्रम में आए इसके लिए। तो मैं क्योंकि वैज्ञानिक खेती के बारे में और अन्य विषयों पर हम लोग देर से चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग सामने बैठे हैं और आप लोगों के समक्ष हम लोग बैठे हैं, हम लोग एक जिम्मेदारी के तहत भेजे गए हैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए। लेकिन जन्म हम लोगों का भी कृषक परिवार में ही हुआ है, तो जो समस्या आज आपकी है वही समस्या हमारे घर की भी है। और हम समझते हैं कि खेती में जिस चीज़ को हम लोग आज के 60 साल पहले जिन विधाओं को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए और उसको आप लोग आत्मसात करके और उत्पादन को इस स्तर तक पहुंचाए कि आज हम समझते हैं कि कोई भूख से, अनाज के अभाव में भूख से मरने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब ये है कि उसकी वैचारिक वो क्षमता नहीं है, अकर्मण्यता है, उसके कारण यदि कोई भूख से मर रहा है तो ये उसका दुर्भाग्य है। ये इसमें हम समझते हैं कि आप किसी भी किसान भाई का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि आप लोग अथक प्रयास करके और इतना अन्न उत्पादित कर रहे हैं कि हमारा अनाज से भंडार भरा हुआ है। जैसा मैं पीछे का थोड़ी सी मैं बात करूंगा, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस देश की जनसंख्या कुल लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन के आसपास था। लगभग 60 के बाद अकाल जैसी स्थिति थी और अनाज जैसे आज कई सारी चीज़ें जो दुनिया के अन्य देशों पर हम लोग निर्भर हैं, जैसे दुनिया के अन्य देशों से डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ और भी जैसे गैस है और उर्वरक भी जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों से यदि हमको उपलब्ध ना हो तो हम शायद उपयोग नहीं कर पाएंगे।
तो एक समय था 60 के दशक में कि अनाज पर भी हमारी निर्भरता यही थी कि हमको अमेरिका जैसे देश से अनाज, रूस जैसे देश से अनाज आयात करना पड़ता था और शायद वो उतनी उस क्वालिटी का नहीं था जो लोग खा सकें, लेकिन फिर भी अभाव में लोग उसको खाते थे। और बहुत सारी बातें हैं, हम समझते हैं कि मैं चर्चा करने लगूंगा तो समय बहुत ज़्यादा मैं ले लूँगा। और मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं क्योंकि कृषक परिवार में रहा हूँ तो बहुत सारे अभावों को मैं खुद झेला हूँ और आज का जो समय है उसके हिसाब से हम लोग एकदम बिल्कुल अब कोई अनाज या खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसमें कोई कमी नहीं है। मूल्य भले ज़्यादा देना पड़े या कम देना पड़े वो अलग एक विषय है, लेकिन अब एक और बात है कि एक जिम्मेदारी थी जो आपको लगभग 1966 के बाद जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और सरकार भी, तत्कालीन सरकार भी थी, वो भी अग्रसर रही और संसाधनों को विकसित करने का प्रयास किया, जैसे नहरों का, उर्वरक के कारखानों का, बीज उत्पादन की इकाइयों के स्थापना का। इन क्षेत्रों में सरकार भी काफ़ी प्रयास की और जिसका परिणाम भी रहा कि आप लोगों ने उसको आत्मसात करके और उत्पादन प्राप्त किए। लेकिन एक बात अब आज के समय में लगभग 15-20 वर्षों से देखा जा रहा है कि जो खेती आपके द्वारा एडाप्ट की गई है और कहीं कहीं हम भी दोषी हैं कि हम उसी दिशा में आपको बताए भी, उसमें कई बिंदुओं को समावेश किया गया था। उसको हम समझते हैं कि आप अपने सुविधा के अनुसार उसमें से हटाते गए हैं। जैसे कहा गया किसी खेत में जैसे गेहूं ही आपको बोना था, गन्ना ही बोना था, धान बोना था, तो आपका एक रिकमेंडेड डोज बताया गया कि आप इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास दीजिए। उसके साथ ये कहा गया कि आप 1 हेक्टेयर में 10 टन जैविक खाद भी दीजिए। जैविक खाद का मतलब कि गोबर की खाद या सनई लगाइए, ढैंचा लगाइए। इस तरह का भी हमारी संस्कृतियाँ थी। हमारी ये भी संस्कृतियाँ थी कि आप लाइन से बुआई करिए, लेकिन हम समझते हैं कि वो आप अपनी समस्या की वजह से उन सारी चीज़ों को आत्मसात नहीं किए और उसका दुष्परिणाम आज सामने है कि हमारी जो ये ज़मीन है, अभी एल.बी. सिंह साहब बता रहे थे कि भूमि में जो जीवांश कार्बन का स्तर है वो 0.1% तक हो गया है और ये हमारा 8.8% से ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम जिम्मेदार होते गए हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन की स्थिति हो गई है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, हर व्यक्ति की लालसा होती है कि यदि उसके 1, 2, 4 जो भी जितने भी बच्चे हों, उनके लिए अथाह संपत्ति अर्जित करके व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ना चाहता है। हर व्यक्ति की लालसा है कि हमारे बेटों के पास अच्छा घर हो जाए, अच्छी ज़मीन हो जाए, अच्छे उसके पास गाड़ी घोड़े हों। लेकिन जो पैतृक रूप से जितने लोग हैं, उनके बाप दादे या उनके बाबा के माध्यम से जो ज़मीन मिली हुई है, ज़मीन इतना अमूल्य है, अनमोल है, जिससे अनाज उत्पादित करके अपना जीवन हम निर्वहन कर सकते हैं। कोई भी संसाधन ना हो तो अनाज उत्पादित करके जीवन हम निर्वहन कर सकते हैं। और इस धरती माता का हम अनादर कर रहे हैं, इसमें जहर डाल करके, इसमें रासायनिक खादों का उपयोग करके, इसमें कीटनाशकों का उपयोग करके। इसी बात को समझाने के लिए हम समझते हैं कि पांडे जी भी गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं और हम लोग भी अब अपने जो हमारा लक्ष्य है, कृषि विभाग के तरफ से जो लक्ष्य है, जैसे हम जिस योजना के तहत आए हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये योजना ये 2007 में शुरू हुई थी और इस योजना का शुरू करने का लक्ष्य एक ही था कि उस समय खाद्यान्न उत्पादन जो है स्थिर हो रहा था। 2007 में खाद्यान्न का उत्पादन जो है, जो हम अभी जो पता है कि 50 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 221 मिलियन टन तक 2006 तक पहुंच गया था, 2005 तक पहुंच गया था। 2005 के बाद से 4-5 के बाद से अब ये ठहराव था, बढ़ नहीं रहा था।
तो इसके लिए भारत सरकार उस समय 2 योजनाएं लॉन्च की थी। एक कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और एक कृषि के क्षेत्र में आपको मदद करके, जिसमें बीजों पर अनुदान, जिसमें कुछ जमीन में आवश्यक पोषक तत्व हैं उस पर अनुदान, खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान और आपको नई तकनीकियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न तरह के गोष्ठियों के माध्यम से हम आपके बीच गाँवों में जाएं, इस पर व्यवस्था। तो इस तरह से 5-6 कंपोनेंट को लेकर के ये योजना बनाई गई थी और उसके तहत हम लोग गाँव में गए और आज जो उत्पादन है हम समझते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन 2009 के बाद से आना शुरू हुआ और आज हम लोग 250 मिलियन टन से ऊपर उत्पादन में हम लोग पहुंच पाए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत उपलब्धि का विषय है। लेकिन जो इसके साथ अब आप देख रहे हैं कि आज के समय में अभी कई कार्यक्रम आपको आमंत्रित करके विकास खंड मुख्यालयों पर या अन्य किसी कार्यक्रमों में, जिसमें देखते हैं कि वो जो विशेषज्ञ हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको उस दिशा में जानकारी दे सकते हैं, वो शायद हम समझते हैं कि हर प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसके इस देश के ब्रांड एम्बेसडर पालेकर जी हैं और आचार्य देवव्रत जी हैं जो गुजरात के राज्यपाल हैं। उनके माध्यम से 18 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था सारे विकास खंडों में और एक टीवी लगा करके आपको, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, आचार्य देवव्रत जी भी थे और सबको दिखाया गया था कि इस दिशा में यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो करके खेती की अपनी लागत को बढ़ा करके, जमीन की दशा को सुधार करके और स्वस्थ अनाज उत्पादित करके आप अपने भी खा सकते हैं, परिवार के लोगों को खा सकते हैं, पूरे राष्ट्र को आप खिला सकते हैं। और जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्या है उसका निराकरण भी हो सकता है। तो इसके लिए क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है और आपका संस्थान भी कोशिश नाम से, कोशिश यात्रा के नाम से है, आप इस क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कई सारा आप लोग जानते हैं कि जो जिन बातों की मैं जिक्र किया हूँ, हमारे विभाग की तरफ से जैसे बीजों पर जो लोग हमारे स्टोरों से बीज क्रय करते हैं, उन पर बीजों पर 50% से लेकर के 90% तक अनुदान की व्यवस्था रहती है। धान गेहूं के बीजों पर, दलहनी बीजों पर भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो लोग कृषि यंत्रों पर जिनकी इच्छा होती है वे कृषि यंत्र लेते हैं। 40% से लेकर के 80% तक अलग अलग कृषि यंत्रों पर जो उसकी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आप अनुदान प्राप्त करते हैं। हम विभिन्न कार्यक्रमों में आपके बीच में आकर के तकनीकी जानकारियों से भी आपको अवगत कराते हैं। हमारा विभाग आपको यदि कोई किसी की इच्छा होती है कहीं विशेष तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सम्मिलित होने की, कहीं घूमने जाने की, तो उसके लिए भी जो हमारे विभाग का कार्यक्रम है उसमें हम आपको सम्मिलित करते हैं और आपको उसमें प्रतिभाग कराते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे कृषि विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं और जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो निरंतर आपके संपर्क में हो करके और आपका सहयोग कर रहे हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं पांडे सर से अनुरोध करूंगा या सर DN सिंह साहब आप बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो बैठे हैं इन सबको मेरा नमस्कार और माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट आया। डॉक्टर राम सर को मेरा नमस्कार है कि आपने इतना बढ़िया परिचय दिया और साथ में जितने मंचाधीन हैं सबको मेरा नमस्कार है। हमारे बीच में DN सर हैं, ये फार्मासिस्ट के हेड भी हैं, प्रयास के हैं, प्लस लगातार ये अपना समय देते हुए किसानों के लिए और समाज के, क्या हो गया बाबू छोड़ देगा वो, छोड़ चले जाएगा, तो अपना समय निकाल के वो हमारे साथ में अक्सर चलते रहते हैं और इनकी भी कोशिश है कि हमारे थाली में जो खाना आ रहा है पहले जहर मुक्त हो जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि आपकी थाली में जो खाना आ रहा है वो जहर है? जानते हैं? तो ताली बजाए जाए इस पर, सबकी जानकारी बड़ी अच्छी है। तो ये जहर खाने के बाद आप
खेत में भी जहर डालते हैं, अपने शरीर में भी जहर डाल रहे हैं, और फिर जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देते वक्त क्या बोलता है? अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। सही बात बोल रहा हूँ सर? और वो कौन से खान पान की बात करता है? वो ये जहर वाले खाने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप शुद्ध खाना खाइए। आप वो पूरी चीज़ तो समझाते नहीं हैं। तो अगर आप आजमगढ़ के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों का नाम ले लें, अगर आप एलोपैथी में डॉक्टरों का नाम ले लें, कितने बेहतरीन डॉक्टर हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जिनको आप जानते हैं? कोई एक? हाँ जी, अच्छा, आप महिलाओं के डॉक्टर का नाम लेंगे तो डॉक्टर अर्चना, पंकज जी हैं, हाँ पंकज राय जी, वेरी गुड, पंकज राय जी हैं, और यह इधर लाइफ लाइन में अनूप है, वेरी नाइस, सवाल है, वेरी गुड। और होम्योपैथी में डॉक्टर वत्सल को लोग भक्त वत्सल, वेरी नाइस, वेरी गुड। और आयुर्वेद में आयुर्वेद में तो संजय सिंह, संजय सिंह, वेरी गुड। एक नायर सर भी हैं। और इसके अलावा कौन सा बस्तर था? यूनान में किसी को जानते हैं? ये सारी पद्धतियां हैं। मैंने पद्धतियाँ हैं, लेकिन यूनानी में तो बहरहाल किसी को जानते नहीं हैं। हाँ जो हमरा और यूनानी दवाएं हाँ, ऐसे डॉक्टर को नहीं जानते हैं। वेरी गुड सर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर? दारा सिंह सर के लिए एक जोरदार ताली बजाइए बता, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इन्होंने पद्धतियों के हिसाब से डॉक्टरों का नाम बताया। आप जब इलाज के लिए जाते हो तो सारी पद्धतियां ट्राई करते हैं, और ये सारे डॉक्टर प्राकृतिक खेती को इस वक्त आपको बताएंगे। शुद्ध मतलब प्राकृतिक। अगर कोई बंदा कुएं में गिर गया या ट्रेन छूट रही हो तो सबसे पहले ट्रेन पकड़ेंगे या कुएं से निकालेंगे? ये काम पहला करेंगे कि पहले उसको डांटना शुरू करेंगे कि भैया गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो और कुएं में कैसे गिर गया? दोनों में से पहले क्या काम करेंगे? पहले क्या ही जाएगा? निकाला जाएगा। वेरी गुड सर के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि उन्होंने तुरंत तत्काल डिसीजन लिया। बिल्कुल यही हुआ था जब हम देश से आज़ाद हुए, और उस टाइम हमारी एजुकेशन सिस्टम जो थी 1900 जो हम लोग आज़ाद हुए थे आज से 60 साल पहले, तो एजुकेशन और तत्काल साइंस को जो समझ में आया भुखमरी से बचने का, वो हमने अपना लिया। जब हमने इस चीज़ को अपना लिया तो वैज्ञानिकों का जो तर्क होता है हर 5 साल में चेंज हो जाता है। इस बात से सहमत है? 5 साल पहले जो दवा बताई जाएगी वो दोबारा नहीं चलती है। अगर 5 साल पहले किसी ने बताया था तो वो भी नहीं होगा। गैलीलियो ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर में आती है, तो उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन अभी 10 साल पहले जो हमारे चर्च के थे पोप, उन्हें पोप बोलते हैं, जो अध्यक्ष होता है हमारे क्या बोलते हैं, हाँ, अब जैसे हमारे महंत होते हैं वैसे वहाँ पे एक पोप है, और उन्होंने चर्च की तरफ से माफी मांगी कि गैलीलियो सही था। लेकिन वो तो गए भैया, वो तो निकल गए ना, अब वो जिंदा तो होंगे नहीं। उनकी थ्योरी अब जाके दी गई। तो अगर हमने खेती में कहीं गलती की, उसकी वजह से हमारा शरीर नुकसान हो गया, हम पृथ्वी को पूरी तरह खत्म करने पे आ गए। एग्री करते हैं? पहले साल आपको उर्वरक से अच्छी खेती मिल जाती है, दूसरे साल भी मिल जाती है लगभग, तीसरे साल आपको उसको बढ़ाना पड़ता है और उपज कम हो जाती है और मेहनत आपका बढ़ जाता है। ये तो होगी जमीन की हालत, और आपकी दवाई का दर बढ़ता है। और आपको क्या उसी रेट में पैसा मिलता है जो पहली बार मिला था? क्या उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है? नहीं मिलता। तो जैसा सर ने बताया कि जल की समस्या हमारे सामने गंभीर हो गई, 3% पानी का, पृथ्वी खत्म होने को आ गई, और उससे बड़ी चीज क्या आ गई? बेरोजगारी। बताओ कितने लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं जो महीने के 10,000 रुपये भी नहीं कमा सकते? कोई है क्या ऐसा? 1 2 3 4। हाँ, तो आप रिटायरमेंट हो गया सर। बाबा आप तो मार्गदर्शन में आ गए हैं। लेकिन आपके जज्बे को सलाम देना पड़ेगा कि आपने हाथ उठाया और आप अभी भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई। ना हो तो खूब बढ़िया से 5-6 इंजन लगवा दिया आप लोग के सहयोग, 5 बोरिंग करोगे। अब आज वो 5 जने 4 जने अलगे हो गए हाँ, और हमें का दे दो हमें बेरोजगारी अब बरदऊ तो समस्या यह है
बाबा जी, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। हमारे पास एक लड़का, हाँ, एक बतौर और दुई पोता। अच्छा, तो बहुत बड़ी मैन पावर है आपके पास में। ये सुना है और खेत कितना आपके पास? 10 बीघा। 10 बीघा है? तो 10 बीघा अरे दादा बेरोजगार है 10 बीघे। 10 बीघा हम 5 जने हैं ना, तो हम तो अपन हिस्सा बेच दिया। अब हमारे पास 10 हिस्सा बागी है। 10 बीघा बाग है, बहुत जबरदस्त। अब आपको ना कुछ अभी कुछ कहानियां मैं बताऊंगा। न पूछा हाँ। के जोत के बनावे के हम। अब हम जियत खा खैला उन्होंने लोगन में करीला हम बांटे के लिए सब आ जाई से बांटा। ये आम समस्या है, ये घर घर की समस्या है और इसी से हम लोग ग्रस्त हैं। इसका उपाय मैं आपको दूंगा, 2 मिनट के लिए उपाय दूंगा। 1000 2000 दादा ये ठीक है दादा, ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये हर घर में है ना? ये कहानी हर घर में, ये व्यक्तिगत है। अब सामाजिक मुद्दे पे आते हैं, जिससे क्योंकि आप लोग जब बात करते हैं ना तो कहते हैं अरे हमार द्वार बहुत बड़ा, हमार गाड़ी बहुत बड़ा, अपन घर इतना बड़ा बना दिए कि दूसरे के घर पे दरवाजा ना जाए। हर घर की समस्या, हर गांव की समस्या। लेकिन मैं कहता हूं ये गाड़ी ये घर जब भी रहेगा जब ये पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी रहेगी तभी ना, तभी नहीं कपड़े और ये चश्मे पहनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप पृथ्वी खत्म करने पे आ गए। जिस तरीके से आपने अपना खेत खराब कर रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, वैसे ही पृथ्वी भी खत्म हो रही है। तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर्स की, तो महिलाओं में डॉक्टर अर्चना मैसी हैं, होम्योपैथी में डॉक्टर पूजा पांडे हैं। अगर आप इन किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे आप शुद्ध खाइए, प्राकृतिक उत्पाद खाइए। ये लोग हमारे विश्व मुक्त भारत अभियान में, जहर मुक्त भारत अभियान में ये सभी डॉक्टर सम्मिलित हैं और ये सभी डॉक्टर्स लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ जो भी मरीज आए वो स्वस्थ हो जाए, जल्दी इलाज हो जाए। लेकिन शर्त ये कि जहर मुक्त हो जाए। लेकिन जहर मुक्त होगा कैसे? मैं तो अपने घर में उगा के खा लूंगा, लेकिन जब मैं बाजार में जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ये आम सवाल है, रोज पूछते हैं, राइट? यही सवाल पूछते हैं ना। ये जब भी होगा जब दादाजी अपने खेत में अपने धनिया, चटनी, टमाटर खुद उगाए, जहर मुक्त अपने खाए। अगर एक एक आदमी खाएगा तभी ना दूसरे को खिलाएगा। जब स्वाद आ जाएगा, अरे भैया तोरे गोभी में बहुत स्वाद है, तब बनाई। तो ये चीज जब भी होगा जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुख वापस मोड़ लें। हम भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ, किसकी गलती थी। उस टाइम जो हमें समझ में आया हमने वो किया, भूखमरी से देश को निकाला, पूरी दुनिया में निकली। उस टाइम की हालत बहुत की थी, आर्थिक मंदी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चला था, सब बर्बाद हो गया था। तो हम उसकी गलती को ना देखते हुए अब जो सुधार सकते हैं उस पर काम किया जाए। अब दादाजी की समस्या कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब कि मेरे पास जो पैसा है वो महीने का नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये वही हालत है कि मेरे हाथ में मतलब खजाना बड़ा है लेकिन मेरे को नजर नहीं आ रहा। उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मैं आपके पास में स्वस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार, बेरोजगारी की समस्या, जल जमाव की समस्या और जानवर जो खेत में लगते हैं इसकी समस्या का एक समाधान बताता हूं। उसे कहते हैं गौ आधारित, जीरो बजट, बहुफसली प्राकृतिक खेती। आप बोलेंगे क्या आजमगढ़ में ऐसा हो रहा है? मेरे सामने तो नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, जब तक हम देखब ना तब तक मानब नहीं। कितने लोग ये बात मानते हैं? हाथ ऊपर कर जरा। 1 2 3 4 5 सभी लोग हैं, जोरदार ताली। आप सभी लोग सच्चाई में विश्वास करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हमारे पास 250 किसान हैं आजमगढ़ में। उनमें से मैं आपको 5 एग्जाम्पल दूंगा। 3 तो इतने यंग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सालाना जो है वो कुछ लोग तो 15-20 लाख भी कमा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो अपना घर और गाड़ी भी बना लिया जो नौकरी में नहीं बना पा रहे थे। और घर आने के बाद माँ बाप की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जब नौकरी में थे ना सारा दिन फोन ही करते रहते थे, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, दोनों कमी तो ना, डॉक्टर के दिखाइला। तो वो दो दूरी के बीच में जो वेदना पैदा होती है, अगर कोई बाहर नौकरी करके आया हो ना तो दिन में 2 बार जरूर फोन करता है वो, भले कुछ ना हो लेकिन आवाज सुन लेगा तो खुश हो जाएगा बाहर। मानते हैं बात? तो वो अब अपने माँ बाप के पास आ गया तो उसकी उम्र 2 गुना बढ़ गई। वो आज शुगर बीपी हो गया था उसका, यहाँ आने के बाद शुगर बीपी सब कम हो गया क्योंकि उसका मानसिक तनाव कम हो गया। तो जो बुढ़ापे में गांव के अंदर बूढ़े लोग और महिलाएं हो गई, ये समस्या भी खत्म हो गई। आज की डेट में पूरे भारत के अंदर 1 लाख के ऊपर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कई राज्यों में, कई गांव,
कई डिस्ट्रिक्ट वो प्राकृतिक खेती घोषित कर दिए गए। वो लोग 1 एकड़ खेत यानी 2.25 बीघे से 6 से 12 लाख रुपए क्लेम करते हैं। कितना क्लेम करते हैं वो लोग? जैसे गाड़ी का एवरेज हो रहा ना, गड़िया लेके जाते कितना बोलिए कि भैया 50-60 चली, लेकिन जब रोड पे कितना हो जाए 30-35। तो मैं मानता हूं कि अगर सड़ी से सड़ी हालत में भी वो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहे हैं सालाना, तो भी क्या गलत कमा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मेहनत वो उतनी कर रहे हैं जितनी नौकरी में करते थे। मेहनत की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप कामचोर हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर आप मेहनती हैं तो ये मिट्टी बेच के पैसा कमा लेंगे। वो चिकनी मिट्टी बिकती है ना 30 रुपए किलो, जो औरतें मुंह पे लगाती हैं, क्या बोलते हैं? मुल्तानी मिट्टी। क्या नाम है आपका? संतोष सर के लोग जोरदार तारीफ देंगे। मिट्टी बेच के भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत तो कुछ नहीं होगा। यहां तक कल मैं जौनपुर में एक आदमी से मिल के आया, वो ऊसर के जमीन में घास उगाकर उससे बायोडीजल बनाकर सीएनजी बना के बेच रहे हैं। तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहे हैं। मतलब ऊसर में जो पड़े हुए। एक किसान है हमारे टिकवा में, वो बगीचे में सूरन और हल्दी बेचकर ही पैसा कमा ले रहे हैं। अब आपके पास बगीचा पड़ा है, अगर उसमें ही आपके 1.5-2 लाख निकल जा रहे हैं तो क्या बुराई है? प्राकृतिक खेती का एक ही सिद्धांत है कि आपको बाजार नहीं जाना। अभी आज की डेट में अगर आपको यूरिया लेना तो कहां जाएंगे आप? मार्केट में। वहां जाने के लिए आप पैसा तो खर्च करेंगे ही, अपना समय भी खर्च करेंगे और मेहनत भी खर्च करेंगे, और जो रोड पे चलने का रिस्क है वो लेंगे। डाई लेनी है तो मार्केट, बीज लेना है तो मार्केट, हर चीज के लिए मार्केट जाना है। लेकिन प्राकृतिक खेती में आपको मार्केट से कुछ नहीं लेना है। आप सब कुछ अपने घर में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाद के लिए आप जीवामृत घनजीवामृत बनाते हैं। बीज संस्कार के लिए आप बीजामृत बनाते हैं। फल सुरक्षा के लिए आपके पास में निमास, ब्रह्मास, अग्नियास और 10 पर्णी यंत्र है। इससे कोई भी कीड़े नहीं लगते, ना फंगी, वो जो कीड़े चूसने वाले होते हैं, ये सब चीजें नहीं लगती हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको संचालन करने के 4 तरीके हैं, जिसको थोड़ी सी मेहनत करके आपको करना पड़ता है। वो क्या है? बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, इसके बाद आपका आता है आच्छादन और वाष्पा। ये 4 चीजों पे संचालित होती है। लेकिन सिद्धांत क्या है? सहफसली यानी बहुफसली, उसके बाद कतार और मेड़ों का इस्तेमाल करेंगे। देसी गाय और देसी केचुए से आप खेती करते हैं। इतना सा आसान सा तरीका है, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप रोज वही काम करते हो, गोबर उठा के फेंकते हैं। अब उस गोबर को अगर सही जगह फेंका जाए तो उससे आप गैस भी बना सकते हैं, और उससे जीवामृत घनजीवा भी बना सकते हैं, और उसी से ही आप जो है अपना फसल सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र भी बना सकते हैं। इससे बना हुआ गैस, गोबर गैस, आप अपने किचन में यूज करेंगे 1000 रुपए। अभी बताओ, गैस खरीदने के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा? नहीं। उसका जो वेस्ट बचा, उसका जीवामृत घनजीवामृत बना रहे हैं और खेत में डाल रहे हैं, जो फसल हो रही है। और जो फसल पैदा हो रही है वो बहुफसली हो रही है, सहफसली हो रही है। मुझे आपको खेती नहीं बतानी है, खेती आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पानी भी आपका केवल 10% लगेगा, क्योंकि आप प्राकृतिक आच्छादन यूज कर रहे हैं। प्राकृतिक आच्छादन में आप जो वेस्ट बच जाता है, काटने के बाद जो फसल बच जाती है, उसको खेत में ही छोड़ देते हैं और उसकी बुआई होती है। अगर बड़े लेवल पे खेती करेंगे तो आपको सुपर सीडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो अभी सर बता रहे थे बैल का, अगर आप चाहे तो बैल कर सकते हैं, या धीमी गति का ट्रैक्टर इस्तेमाल करके खेती कर सकते हैं, ताकि आपके खेत के जो मित्र पतंगे और कीड़े वो मरे नहीं। अगर ये मर जाएंगे तो हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा। पहले के जमाने में केचुआ होता था, याद होगा आप लोगों को, गोबरोल होता होगा, लेकिन आज की डेट में खेत में नहीं है। क्यों? आपने सबका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, कातिल है आप। जो हमारा जीवन चक्र है उसको ही तोड़ दिया। ये हमारे जीवन चक्र के हिस्से थे, उनको हमने अपने दोस्तों का कत्ल कर दिया खेतों में। क्या डाला हमने उसमें? और आज की डेट में क्या होता? अरे उनका हरियल है, 2 बोरा डाला, उनका हरियल एक और बोरा डालना, बाद में अपना ही खेत सड़ा लेता। वो भूल जाता है कि जो जहर मैं डाल रहा हूं 2 गुना वो मेरे शरीर में आएगा, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी नहीं खाने वाला। कौन खाने वाला है? हम ही लोग खाएंगे, और उसके बाद डॉक्टर को अलग से पैसा देंगे। ये सारी कहानी है। अब आप पूछोगे कि जीवामृत बनता कैसे, है ना? ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन डिटेल ट्रेनिंग आपको 3 दिवसीय निःशुल्क ट्रेनिंग है। 3 दिवसीय क्या है? निःशुल्क ट्रेनिंग है। मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं।
यहाँ पे आपके राजे सुल्तानपुर एक जगह है, ये अंबेडकर नगर में पड़ता है, जो भैरव बाबा के पीछे है। वहाँ पे नरेंद्र मौर्य हैं, एक प्राकृतिक कृषक है। उन्होंने 3 स्तरीय बागवानी करते हैं। क्या करते हैं? 3 स्तरीय बागवानी। अगर आपके घर में बच्चे होंगे ना, वो यूट्यूब देखते होंगे, सबके पास मोबाइल है ना, सब बड़ा वाला घर में, बहू बेटी सबके पास है। आप बस उनको बोलिए बेटा 3 स्तरीय बागवानी बता दो मुझे, आपको यूट्यूब सब बता देगा। वो 3 स्तर बागवानी करते हैं और उस बागवानी से 4 साल के अंदर अपना 3 मंजिला मकान और गाड़ी रखे। और उस बच्चे की उम्र कितनी होगी बताइए? केवल 28 साल। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ISPC की तैयारी कर रहे हैं लोग 35-45 साल तक, और बाप के और अपने पिताजी के छाती पे मुंह धर रहे हैं। पिताजी बोलते पैसा दे दो। आप जाके कभी कोटा और लखनऊ घूम के आ जाओ, लड़के क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिश्वत देने के लिए, नौकरी के लिए रिश्वत दो, फिर नौकरी बचाने के लिए रिश्वत दो, फिर ट्रांसफर देने के लिए रिश्वत दो, और उसके बाद उसके झेलने के लिए रिश्वत दो। ऐसे नालायक बच्चे होते हैं, मेहनत ही नहीं कर रहे। गलती किसकी? जैसे हमने खेत सड़ा दिया, अपना पेट सड़ा दिया, वैसे हमने अपना दिमाग भी। लेकिन ये बच्चे एग्जाम्पल हैं जो 28 साल में माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, धरती माँ की सेवा कर रहे हैं। वो किसी सरकारी अधिकारी के पास नहीं जाते, वो सरकार से बोलते हम केवल तोके वोट देव जाई, हमरे खातिर तू नीति बनावा, हमरे खातिर सड़क पानी का सुविधा, हम तो से कुछ नहीं। और वो केवल बाजार तभी जाते हैं जब उनको फसल बेचनी। बीज वो अपने पुराने यूज करते हैं, बिल्कुल प्योर देसी बीज यूज करते हैं। वो प्योर देसी बीज जो आपके खेत के बीज होते हैं, उन्हीं को संरक्षित करते हैं। उसमें से जितना खाते खाते, जितना बेचते बेचते हैं, बाकी उसी को यूज करते हैं। बीज अपने घर का, खाद अपने घर का, गैस अपने घर का, और मेहनत खुद की। उतनी मेहनत तो चिरौरी और चमचागिरी में निकल जाती है। सही बात है कि नहीं? तो ये एक लड़का है, उसका खेत आप लोग जाके देख लीजिए। अगर दूसरे खेत देखना है तो आप चले जाइए, हमारे महेंद्र सर है, उनका मार्टिनगंज में एक कृषि का फार्म है, प्राकृतिक कृषि है। जितनी चीजें वो खेत में बनाते हैं, इसी से ही खेती करके उन्होंने करोड़ों रुपए का अपना सामान बनाया है, घर बनाया है, फार्म बनाया है, और 4 बच्चों को उन्होंने स्टेबल कर दिया। हर बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं, सबके पास अपनी गाड़ी है, और अब आज की डेट में सबके पास अपना मकान है। ये हमारे दूसरे एग्जाम्पल हो गए। तीसरे आपके इधर बगल के ही हैं, उनका नाम है राज बहादुर सिंह। आप जानते हैं क्या? ट्रैक्टर की एजेंसी है उनकी यहाँ पे, जानते हैं? हाँ, उसी रास्ते में मोलनापुर। उन्होंने खेती शुरू की थी ऑर्गेनिक से, अब वो प्राकृतिक खेती पे आ गए। केवल खेती के दम पे ही ट्रैक्टर की एजेंसी है। बिल्कुल सही, सर जानते हैं। आप उनका फॉर्म देखकर आओ। मैंने उनका फॉर्म की फोटो और वीडियो बना के डाली। मुझे अगले दिन बुलाया, पांडे जी कहाँ यूरोप में घूम रहे हो? मैंने कहा यूरोप में नहीं घूम रहा भाई, आजमगढ़ में। कह रहे नहीं आप वापिस आगे बताइए कहाँ पे हो। मैंने कहा भैया आजमगढ़ की खेती क्या है, आप जाके उनकी खेती देखिए। उन्हीं के बगल में ही उनका एक अपना भतीजा है जो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। उनका अपना सगा भतीजा है जो बॉम्बे में 40 से 45 हजार रुपए कमा रहा था, और जब उसको अपने चाचा का खेती देखा तो बोला चाचा अमाउंट करा। वो आके अभी 1 साल से खेती कर रहा है। उस बंदे ने, उसे खेत में पानी लगता था और बगल में नहर की मेड़ है, उसने मेड़ का इस्तेमाल करके ऊपर से 3 स्तरीय बागवानी करके कह रहा है कि भैया इतना सुकून तो आपकी नौकरी में ना रहा। सुबह 6 बजे से भागता था और रात को 10-11 बजे तक नौकरी में भागता रहता था। अब वो कह रहा है कि खेती में मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, जब खेत देखता हूं तो दिल इतना खुश हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिक्कत है। इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 35 साल। 35 साल में उसको डायबिटीज, शुगर, बीपी सब बढ़ गया, उसका बॉडी पूरा खराब हो गया। इधर आने के बाद जब वो शुद्ध खाना खा रहा है, परिवार में रह रहा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, माँ को देख के सुकून मिल रहा है, बच्चों को बड़े होते हुए देखते हुए सुकून मिल रहा है, कह रहा है कि भैया बहुत मजा आ रहा है। ये आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। ऐसे ही हमारे पास 250 किसान हैं जो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पहल की। ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने पहल की। इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने जाके फोन पे सर्च किया। रोज मुझे 5 से 10 कॉल आते हैं। सर जी हैं, हर हॉस्पिटल में विष मुक्त का बैनर लगा हुआ है, बनारस में हमारा बैनर लगा है। रोज हमारे से लोग 10 से 15 किसान जुड़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे केवल आपको बता रहा हूं, हम आपके यहाँ पे आएंगे, बाकायदे आपको पहले दिन
डिटेल में बताएंगे कि जीवामृत घनजीवामृत कैसे बनेगा। आपके यहाँ पे एक मॉडल कोई एक अपना खेत दे दे, एक ही बिस्सा दे, पूरा मत दे, आप सिर्फ अपने लिए हरी चटनी बना लीजिए, ठीक है, और उसको आप अपने आप में मॉडल बना लीजिए, जीवामृत घनजीवामृत बनाइए। मुझे एक चीज बताइए, कोई ऐसा जानवर है जो अपना टट्टी और पेशाब खाता है? कोई ऐसा जानवर बताइए, कुत्ते को छोड़कर, कुत्ते को छोड़कर कोई ऐसा जानवर बताइए जो अपना टट्टी पेशाब खाता हो? अगर आप जीवामृत घनजीवामृत सड़ा के डालेंगे ना, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट के लिए करके देखिए, कोई जानवर नहीं खाएगा। जीवामृत बनता है आपका गौमूत्र से, गोबर से, पीपल के पेड़ की मिट्टी हो या आपके खेत की शुद्ध मिट्टी हो जिसमें उर्वरक ना डाला हो। अगर वो कई लोग, मैंने कई गांव में देखा है, वो कुछ नहीं डालते, साल भर एक साल खेती करेंगे, एक साल ऐसे छोड़ देंगे, फिर अगले साल उसमें बुआई कर देंगे। ऐसे भी हमारे किसान है, वो प्राकृतिक ही कर रहे हैं, वो अपने लिए खाते हैं। तो अगर वैसी खेत है तो वहां की मिट्टी या पीपल के पेड़ की मिट्टी, बेसन और 200 लीटर पानी, इसमें आपका जीवामृत बनता है। जीवामृत 200 लीटर पानी में ये तरल पदार्थ होता है। 10 लीटर जीवामृत 200 लीटर पानी में डाल के आप खेत में छिड़क दीजिए, आपका फर्स्ट क्लास उर्वरक हो गया। इसी तरीके से अगर हम सूखा बनाते हैं बिना पानी डाले तो वो घनजीवामृत बनता है। ये भुरभुरी एकदम सूख जाएगा, उसको हाथ से फेंक सकते हैं या सुपर सीडर के माध्यम से भी आप डाल सकते हैं। ये घनजीवामृत भी इसी प्रोसीजर से बनता है, 10 से 12 दिन लगता है। बीजामृत आपके गौमूत्र से, चूना से, ठीक है, ये मिलाकर उसको उसमें डाला जाता है, भुजा हुआ चूना मिक्स करके गौमूत्र के साथ बीज में डाला जाता है, 48 घंटे में तैयार हो जाता है, आपका बीजामृत तैयार हो जाता है। 10 पन्नी यंत्र आपके बनते हैं। जितने आपके आसपास के पेड़ हैं, 10 पेड़ों से 2-2 किलो आप पत्ते ले लेते हैं, उसकी चटनी बना लेते हैं, उसे गौमूत्र में डालकर, गोबर में डाल के छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको या तो पानी में उबाल लीजिए और उसको छान कर छिड़क दीजिए आपके खेत में, वो कीटनाशक का काम करता है। अभी मुझे बताओ, इनमें से कोई चीज आप बाजार से खरीद के लाए क्या कहीं दूर जाना पड़ा? बस आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी जिसको आपने छोड़ दिया। हमने अपनी एक माँ को छोड़ दिया, वो पहले गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता, तो किसी का बैल हमारा बाप है, नंबर देना पड़ता है। हमने दोनों को छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, गाय को भी छोड़ दिया। अब ये जैसे पिताजी हमारे बता रहे थे कि इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। बुढ़ापा कभी भी ना उम्र का महताज नहीं होता, जब तक जिम्मेदारियों का बोझ रहता है ना, आदमी तब तक काम करता रहता है। रिटायरमेंट तो उनका होता है जो जिम्मेदारी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी अगर जिम्मेदारी है तो वो रिटायर नहीं होता है, वो बुढ़ापा नहीं रहता है, वो मेहनत करता है। हमने शहरों में ठेला खींचते बूढ़ों को देखा है। आपके बच्चे होंगे फैशन मार रहे होंगे, लेकिन वही बूढ़ा बाप काम कर रहा होगा, बच्चा मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो जो जहर उनके शरीर में डाल दिया ना, वो मानसिकता में चढ़ गई होती है। तो सर ये तरीका है। नेक्स्ट टाइम हम आपके यहाँ आएंगे, आपको किसानों का नंबर चाहिए, मैं आप लोगों को किसानों का नंबर भी दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस किसी भाई को ट्रेनिंग लेनी है, 3 दिवसीय निःशुल्क ट्रेनिंग होगी श्री महेंद्र जी के फार्म पे, वहां पे जाके आप ट्रेनिंग ले लीजिए। आपको सिर्फ अपने आने और जाने का खर्चा देना पड़ेगा, रहने और खाने का खर्चा वहां पे हो जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग है। 3 दिन आप महेंद्र जी के यहाँ चले जाइए, टीम बना के पूरी ट्रेनिंग होगी। अगर आपको लगता है कि अब हमें बड़े लेवल पे ट्रेनिंग करनी है, तो पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी के यहाँ पे 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, ये भी पूरी तरह निःशुल्क है। और अगर आपको लगता है कि उससे कुछ फायदा हुआ है, तभी आप वहां पे कुछ उनको सपोर्ट करिए। तो पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी के यहाँ पे ये 6 दिन की ट्रेनिंग भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, सिर्फ आने और जाने का खर्चा आपको अपना देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे, भाई और लोगों को भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो घर में हमारी माताएं बहनें हैं, वो भी इससे लाभ उठा रही हैं। समूह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्राकृतिक खेती करके अपनी जिंदगी बदल रही हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज बता दी, निःशुल्क ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, आपको मैंने उस किसानों के बारे में बता दिया जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने केवल 3 या 4 लोगों का नाम बताया। ऐसे 250 किसान है, किसी रूट पे जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गूगल मैप पे लिंक भेज दूंगा और आप उस लिंक से भी देख सकते हैं। प्लस यूट्यूब पे मैंने किसानों की एक प्रोफाइल बना रखी है, उनकी वीडियोस बना रखी है, आप उनके वीडियोस और उनके फार्म भी देख सकते हैं। टीवी पे बाबा, टीवी पे देख सकला उनका। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हमें आजमगढ़ में सिटी में जा रहे हैं और वहां किसी को देखना है, तो कटघर में हमारे एक किसान हैं, उनका नाम है शशिकांत शर्मा जी। वो भी 50-60 हजार रुपए की नौकरी करते थे और 1.5-2 साल हुआ उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, पूरी तरह वो खेती में ही है। अब उनके 10 बीघे का खेत है और उसी में कर रहे हैं, बहुत खुश है।
तो मेरा नंबर लिखना चाहेंगे आप? लिख लीजिएगा 84-233-89-144। आप मुझे इसमें अपना नाम और पता लिख के भेज दें, और जो कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो मैं पहले यूट्यूब के लिंक्स भेज दूंगा, यूट्यूब की वीडियोस भेज दूंगा। आप पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, एक छोटा सा मॉडल यहाँ पे बनाइए, मैं आपके खेत में वापस आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे आए और वीडियो देखें, तो शाम में ही वीडियो चल पाएगा, प्रोजेक्टर मेरे पास है। या तो शाम को हम बड़े किसी के दरवाजे पे या कहीं पे कर सकते हैं, या फिर अगर दिन में कोई बड़ा हॉल है जहाँ पे थोड़ा अंधेरा रहे, वहां वीडियो चला के आपको दिखा सकते हैं। आप पहले अपना मन बना लें, वैचारिक स्तर पे आ जाएं, उसके बाद आप आगे बढ़ें। छोटे से शुरुआत करें, ठीक है सर? किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता हूं? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? फिर से बोलिए, सॉरी। संतोष जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत कम ताली बजी, लगता है संतोष जी से सहमत नहीं है। छोटी खेती वाले लगता मजदूरी करना चाहते हैं। देखिए, छोटी खेती में अगर एक बिस्सा भी है ना, तो उसके हजारों तरीके हैं। प्राकृतिक खेती के अंदर बहुत सारे विकल्प हैं। आप आसपास के लोगों को जोड़कर जब खेती करेंगे, तो छोटी खेती वाले उसकी मशीनें लगा के उसको प्रोसेस करके बेच सकते हैं। प्रोसेस करने का, जैसे आलू अभी कितने रुपए किलो चल रहा है, रिटेल का प्राइस मत बताइएगा, जो व्यापारी आपसे खरीद के लेके आता है वो बताइए। कोई एग्जांपल? आपके गांव में 2-3 समूह की महिलाएं होंगी, वो आलू इस वक्त अगर पसेरी रखेंगे तो 20 या 25 रुपए व्यापारी ले रहा है, 2 बोरी लेंगे तो 35 या 40 रुपए है, रिटेल में 70 रुपए है। अगर वो 20 रुपए मैंने उगाया है, मेरा खेत का आलू है, और उसका मैं पापड़ चिप्स बना के भैया के छोटे खेत में मशीन में पैकिंग करके अगर मिलकर हम एक ग्रुप में बनाए, जिसे कहते हैं FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब हम पड़ोसी नहीं है, हम गांव नहीं है, हम एक दोस्त हो गए, मिलकर विकास कर सकते हैं। समूह की महिलाओं से हम पापड़ और चिप्स बनवा सकते हैं, बड़ी बनवा सकते हैं, शहर में कोई नहीं बना रहा है। आप उसी आलू को, जो आलू आप पसेरी बेच रहे थे 20-25 रुपए या 30 रुपए, उसको 180 से 200 रुपए बेच सकते हैं होलसेल में। अगर आप रिटेल करके अपनी दुकान डालना चाहें तो हमारे पास दुकान भी अवेलेबल है, मंडी में जगह भी है, लेकिन प्राकृतिक किसान के पास इतना उत्पाद नहीं है कि उसको मंडी में ले जा सके, तो आपको वो जगह भी हम दिलवा देंगे। आप वहां बैठिए, अपना सामान बेचिए। यही जो 35 रुपए किलो पसेरी आलू बेच रहे थे, है ना, 5-6 किलो में 1 किलो चिप्स बनता है, राइट? वो 180 रुपए हो गया और साल भर खराब नहीं होगा। आपको बता दूं, अभी मैं कल बनारस गया था, 600 किलो चिप्स की जरूरत है। कितना? लेकिन उनके पास है नहीं, ठीक है? मटर के मौसम में उसको आप फ्रीज करके स्टोर में रख लीजिए। सोलर पैनल वाला फ्रीजर रहेगा, आपके एक बिस्से में लगवा देंगे। वही जो मटर आप 30-35 रुपए पसेरी बेच रहे थे, अब वो 300-400 रुपए गर्मी में किलो के हिसाब से बेचोगे, प्रिजर्व करके, और वो हाइब्रिडाइट मोड में रहेगा, खराब भी नहीं होगा। एग्री करते हैं? तो ये कोई हो गया। दूसरा, मशरूम की खेती कर सकते हैं आप, अदरक की प्रोसेसिंग लगा सकते हैं, हल्दी की प्रोसेसिंग लगा सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब प्राकृतिक लगा के बेचेंगे तो बताओ शहर में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? आप स्वयं चले जाइए और बोलिए मुझे प्राकृतिक या ऑर्गेनिक चाहिए, तो नहीं मिलेगा आपको। तो छोटे किसान भी अपना मेहनत दे सकते हैं। और अगर ऐसे भी है तो मेरे गांव में ऐसे भाई हैं जिनके पास खेत है लेकिन मेहनत करने वाला नहीं है, आप उनसे बोलो भाई 50-50 कर लेंगे, अधिया चलता ही है, वो खुशी खुशी अधिया दे देंगे। आप अपनी मजदूरी दे दो, वो खेत दे देंगे, आप मिलकर खेती करिए, ट्रेनिंग आपको मिल गई। तो ये चीज है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। लेकिन समाप्त नहीं कर रहा, मैं वापस आना चाहता हूं इस गांव में। आप लोग टीम बनाइए, मुझे कॉल बैक करिए, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे घर आइए, प्राकृतिक खेती करता हूँ मैं भी, और 14-15 किसी दिन क्या, अभी चलिए, अभी प्रोग्राम खत्म कर उधर ही चलते, ऐसे मौके में नहीं छोड़ता। अगर मुझे कोई किसान बुलाता है तो मैं तुरंत चल लेता हूँ, क्योंकि कल किसी ने देखा है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने 20 साल नौकरी की, 20 साल पढ़ाई की। सर ने जैसा बताया, पूरी देश दुनिया गांव वाँव सब घूम लिया, अब अपने गांव वापिस आ गया। मुझे लगता है कि अगर शांति मिलेगी तो ऐसे किसान भाइयों के आवाज ही मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोगों ने इतनी बातें बता दी, लेकिन किसी किसान के लिए आप लोगों ने वो योजना नहीं बताई जो चिदम्बरम की योजना थी, गोभी से करोड़ों कमाने की, वो तो आपने बताया नहीं।
मेरा नंबर मुझे व्हाट्सएप पे मिला है, मैं फोन करूँगा। हमारे भाई हैं वो अभी आपके पास आ रहे हैं, जान ही रहे। अच्छा ठीक, हाँ ठीक, आप बस मुझे एड्रेस भेज दीजिए, जैसे भेजेंगे मारेंगे। राकेश भैया को बहुत बहुत आभार, उन्होंने मौका दिया। हमें ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, नशा मुक्त भारत, जगह जगह आपको बैनर पोस्टर सब कुछ मिलते हैं। जहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास अगर आप लोग आते हैं तो हर डॉक्टर समझाता है सिगरेट मत पीजिए, गुटखा मत खाइए। मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ, गुटखा भी खा रहा हूँ, मदिरा भी पी रहा हूँ। जब डॉक्टर हमें समझाता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, तो इसी मतलब जवाब जो फीडबैक हम लोगों को मिलता है वो आता है साहब, एक सिगरेट पीने से उतना बड़ा कैंसर नहीं होता है जितना एक गाड़ी के धुएं पॉल्यूशन से हो रहा है, मिलों के धुएं से। हम गुटखा खाते हैं, उससे ज़्यादा तो डाई यूरिया हमारे खाने में है, उसको हम कहाँ रोकेंगे? और दूसरा एग्जाम्पल जो समाज से आता है, लोग कहते हैं भैया ठीक है नशा तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो 2 साल 2.5 साल की, आप लोग जानते हैं कि 2 साल के बच्चे आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैंसर का अवेयरनेस भले हो रहा है, लेकिन 2 साल के बच्चे ने वो कौन सा गुटखा खाया होगा, वो कौन सा जहर खाया होगा जिससे कैंसर हो रहा है? इन सब के लिए जिम्मेदार है हमारा जो हम खान पान है। उस खान पान को जब हम अपना सही करेंगे तभी जा कर के, अगर आप घर पे टमाटर नहीं खाएंगे तो डॉक्टर आपको उसी टमाटर की, जो आपका 2 रुपए का टमाटर है, उसको 20 रुपए की गोली बनाएगा, लाइकोपेन बना के आपको खिलाएगा। दवा में सारी ही चीज़ें होती हैं। जब प्राकृतिक रूप से आप भोजन नहीं करेंगे, विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी होगी, वो कमी होगी शरीर में, तो टैबलेट के माध्यम से देंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इंजेक्शन के माध्यम से देंगे। हमें नशा मुक्त भारत, विष मुक्त समाज करने के लिए उसकी प्राथमिक इकाई है जो छोटे किसान, जो हमारा मूल जड़ है। और बीघे, 1 बीघे 2 बीघे में, मुझे एक यात्रा वृत्तांत, हम लोग अजरबैजान गए थे। अजरबैजान में मेरा एक होता है कि मैं गांव में घूमने का बड़ा शौकीन हूँ, गांव में जाता हूँ। गांव में चला गया, हर जगह मुझे बैगन मिल रहा था। बैगन वहाँ का प्रिय भोजन है, और हम लोग बैगन उगाते हैं तो एक बार बैगन होता है, काट दिए, फिर दूसरे में कीड़े पड़ जाते हैं, किन्हा हो जाता है, और उसके बैगन बड़े फ्रेश थे। उन लोगों ने क्या किया था कि उस बैगन के चारों तरफ बैगन की लाट और बगल में गुलाब का फूल उगाया हुआ था। ये जो गेंदा होता है, गेंदे का फूल पूरा लगा हुआ था। एक गेंदे की लाइन है, दूसरी बैगन की लाइन है, और ज़्यादा नहीं था, हमें 1.5 बीघे के करीब था, और इतनी अच्छी फसल थी। तो उसने बताया, हमने कहा एक फूल का क्या करेंगे? बोला फूल हम लोग तोड़ते नहीं है इसको, फूल जिस खेत में रहता है वहाँ कीड़े नहीं लगते, कीट पतंगे जानवर नहीं लगते। और यहाँ उद्यान विभाग से अगर संपर्क किया जाए तो गेहूं के किनारे किनारे अगर गेंदे के फूल की बाड़े लगा दिया जाए तो आप कीटनाशक से वैसे भी बचाव हो सकता है। दूसरा, फेंसिंग करवानी, खेतों की फेंसिंग करवाना बहुत जरूरी है। जानवर हम ही छोड़ते हैं, गोवंश को हम ही छोड़ रहे हैं, जिनको हम छुट्टा कर रहे हैं, आवारा कर रहे हैं। कभी हमारी जरूरत हुआ करते थे, आज वो जरूरत नहीं है। हम बैल, भले लोग कहें, लेकिन आज बैल रखना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। मशीन का युग आ गया है, बैल को खिलाना पिलाना रखना, वो लाख हम चाहें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम जिसका दूध पी रहे हैं गोवंश तो रख नहीं पा रहे हैं, ये कहने की बात होगी, लेकिन इनके लिए भी, इनको भी जीने का अधिकार है। फेंसिंग के लिए खर्चे ज़्यादा आते हैं। आज आप कटीले तारों की लोग करवाते हैं, पिलर डालकर करवाते हैं। फेंसिंग का सबसे अच्छा, अगर आपका 2-3 बीघे का है तो आप करौंदा होता है, करौंदे की एक लाइन लगा दीजिए। करौंदा अपने खेत के किनारे या घर की, अभी तो कुछ जगहों पे लोग घर के बाउंड्री जो बनाते हैं, बाउंड्री के नीचे करौंदा लगा दीजिए, उसमें कोई जानवर नहीं है। करौंदा जैसे बड़े बस काटते जाइए, वो बाड़े की तरह से हो जाएगा। इवन नीलगाय भी उसको कूद के नहीं पार करती, वो 4 से 5 फीट तक ही आएगा, और एक बाड़ा भी आपका हो जाएगा। और करौंदे का चटनी, अचार, बहुत सारी चीज़ें आप उसको व्यावसायिक रूप से भी ले सकते हैं। तो खेत के किनारे अगर आप करौंदा लगाएं, बीच में जो भी खेती करते हैं, गेंदे का फूल
गेंदे का फूल अगर बीच में लगा देते हैं गेहूं के चारों तरफ, अगर आपका गेंदे का फूल है तो उससे गेहूं में या सरसों में लाही है कीड़ों से भी बचाव होगा। इसकी विस्तृत जानकारी अपने किसान मित्र जो लोग भी आते हैं यहाँ पे, उद्यान विभाग आपको इसमें सब्सिडी भी देता है। अगर आप लोग इच्छुक होंगे राकेश जी से मिल करके, उद्यान विभाग की बहुत सारी योजनाएं भी हैं। अब हमें अपने निचले लेवल पे सरकारों के ऊपर बैठना नहीं होगा, हमें अपने लेवल पे हम जहाँ भी हैं अपने घर से, दरवाजे से, खेत से, खलिहान से एक विष मुक्त भारत का आगाज करना होगा, बिगुल बजाना होगा। जब हम जागेंगे तभी सरकारें भी जागेंगी। नीतियाँ बहुत बनती हैं, बहुत सारे नियम आते हैं, सब्सिडी का नियम किसान का के लिए है, लेकिन जमीन पे उतर नहीं पाते क्योंकि हम जागरूक नहीं होते। हम अपने उस संबंधित विभाग पर जाते नहीं हैं, उनको जगाते नहीं हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जगें, 1 बिस्सा 2 बिस्सा, एक बार जहाँ से भी जितना ही संभव हो। हमारे पास अगर लोग नौकरी पेशा हैं वो खेती नहीं कर सकते, लेकिन सुबह उठ करके कम से कम अपने 1 बिस्सा में फूल लगाते, पौधे लगाते, जो कुछ भी कर पाते हैं उतना तो कर सकते हैं। पौधारोपण अभियान एक चला, सरकारी बहुत सारी गाँव में भी लगे होंगे, प्रधान जी लगवाते हैं, अभी आएगा पौधारोपण लगवा के चले जाते हैं, वो सब कागजों में लगता है, लोग आके बांट के चले जाते हैं। भाई आप अभी चाचा ने कह रहे थे कि 2-5 भाई थे, क्या था वो था। अगर कुछ करना है तो इन पौधों से सीखिए, बहुत कुछ देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और अपने जाने के बाद अपनी लकड़ी भी देते हैं, कभी वो शिकायत नहीं करते। तो अब अपनी बात को समाप्त करते हैं और हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए देते हैं डॉक्टर साहब को। धन्यवाद सर। अब यह कार्यक्रम लगभग समापन के तरफ है और एक जानकारी आप लोगों को देना हम चाहेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से संबंधित यदि किसी को शिकायत हो तो इस गांव में अभी हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं रहेंगे और अपना आधार या आपके पास बैंक पासबुक या उससे संबंधित जो अभिलेख है उनसे लेकर के इनके साथ आप बैठ लें और उसको सुधार करा लें। हम लोगों के बीच विभाग से ही जुड़े इसी गांव के अनुज कुमार सिंह जी हैं और आपसे बेहतर संवाद करेंगे उस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत आयोजित विशेष दिवस में मंच पर आसीन हमारे सहायक विकास अधिकारी कृषि महोदय, पीपीएस और अनजान अभी परिचय हो जाएगी हमारे बीच में उपस्थित संस्था के बंधु, सम्मानित किसान साथियों। आप लोगों को 2000 रुपया मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, मिलता है। कोई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है? देखिए, इस गोष्ठी का आयोजन का तात्पर्य यही है कि आप लोग यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जानकारी लें। आपको नहीं मिलता है? नहीं, महात्मा जी को। हाँ? क्यों ऑनलाइन नहीं कराए? क्या चीज ऑनलाइन कराए हैं? तो ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन कराने के बाद, लेकिन आप लोगों को एक बहुत जरूरी चीज बता दूं कि अब ये पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। संभवतः आप लोगों को मैसेज मिला होगा ई-केवाईसी कराने के लिए। इसमें से कितने लोगों ने अपना ई-केवाईसी कराया है? आप लोगों से भी पूछ रहा हूं भाई, कितने लोगों ने कराया है? बताइए। पूरा बंडाधार कम से कम 400 लाभार्थी होंगे इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। तो सम्मानित किसान साथियों, आप सबसे मेरा एक करबद्ध निवेदन है, अपना भी कराइए। साथ में जो आपके पड़ोसी यहाँ नहीं आए हुए हैं, घर पे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, उनको भी जानकारी दे दीजिए। आप अपना बैंक पासबुक और आधार
अगर आप 31 मार्च तक करा देंगे EKYC, तब तो अप्रैल की किस्त आपके खाते में जाएगी, नहीं तो किसी के खाते में पैसा नहीं जाएगा। करना क्या है, बड़ी सिंपल सी विधा है। आप बैंक पासबुक या जो लड़के 2-4 लड़के हैं अपना मल्टीमीडिया मोबाइल खोलेंगे, जो इस तरह का मोबाइल लेके चलते हैं, आप इसमें PM किसान की साइट पे जाइए, जो हमारे सम्मानित किसान भाई अभी खोल सकते